वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वाकिफ़ ही होंगे कि जल्द ही आपकी एलटी टेट की जून की परीक्षा आने वाली है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ से भी अवगत होंगे कि वर्ष में 2 बार एलटी टेट की परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इसी को ध्यान में रखकर आपके समक्ष एक क्रैश कोर्स लाए हैं 40 दिन का। जो ये हमारा कोर्स रहेगा, इससे पहले भी हमने बहुत से कोर्स करवाए थे। उसमें बहुत से बच्चों के टेट भी क्लियर हो चुके हैं और अभी भी हमारे बहुत से कोर्स चले हुए हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे एनरोल्ड नहीं हो पाए थे, कुछ कह रहे थे कि एनरोल होना चाहते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो देखिए, आप लोगों के लिए ये कोर्स लाया गया है। 40 दिन का ये कोर्स रहेगा। ये हम ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे कि जून के शुरू में ही परीक्षा होगी। ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। युद्ध के मैदान में कभी भी युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध हमेशा लड़ा जाता है जज्बे और जिगरे से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPPGT के प्रश्न पत्र को, और ये परीक्षा आयोजित की गई थी 2016 को। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली LT हिंदी के लिए इस वीडियो को लाए हैं। इसके साथ ही ये प्रश्न पत्र या वीडियो हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये है ऑप्शन बी, बिहारी लाल की। तो यहाँ पर बिहारी लाल के संबंध में कुछ डिस्कस करते हैं। बिहारी लाल का संबंध रीतिकाल से है और रीतिकाल में इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी और वो थी बिहारी सतसई। सिर्फ इन्होंने बिहारी सतसई के कारण अपने आप को हिंदी साहित्य में अमर कर लिया था। अक्सर कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो जो बिहारी सतसई में दोहों की संख्या मानी जाती है तो वो है 713। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कौरवी नाम से। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? तो ये थे विकल्प नंबर सी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न है चौथा, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ये हैं विकल्प नंबर डी, आनंदवर्धन। और आनंदवर्धन का समय माना जाता है नवीं शती। अगला प्रश्न है पांचवा, प्रतिभा को काव्य रचना में किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है काव्य हेतु के अंतर्गत, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है छठा, काव्यशास्त्रीय आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम होगा? तो ये होगा विकल्प नंबर डी, अर्थात सबसे पहले वामन, इनका समय माना जाता है 8वीं शताब्दी। उसके पश्चात आनंदवर्धन, इनका समय माना जाता है 9वीं शती। उसके पश्चात अभिनवगुप्त, इनका समय माना जाता है 10वीं शती। और सबसे अंत में मम्मट, और इनका जो समय है वे माना जाता है 11वीं शती। अगला प्रश्न है सातवां, रस में साधारणीकरण के व्याख्याता कौन हैं? तो ये हैं भट्टनायक, विकल्प नंबर 2 अर्थात बी। अगला प्रश्न है आठवां, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? तो ये माना है लुंजाइनस ने। तो लुंजाइनस जो थे ये थे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख विद्वान। अगला प्रश्न है नौवां, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था विकल्प नंबर बी, TS इलियट ने। अगला प्रश्न है 10वां, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? तो ये जो की थी विकल्प नंबर बी, शिव सिंह सेंगर ने। तो जो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ था वो था शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न 11वां, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? तो ये माना था विकल्प नंबर ए, अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने। जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है तो इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है तो वो है 1929। अगला प्रश्न है 12वां, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है?
तो ये है विकल्प नंबर बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है 13वां, भला हुआ जो मारिया बिहिनी मारा कंतु पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। अगला है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो ये हैं विकल्प नंबर डी, रामनरेश त्रिपाठी। अगला है 15वां, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं। तो जो यहाँ पर मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं होंगे तो वे हैं विकल्प नंबर सी, केशव बिहारी मिश्र। जो शामिल है वे है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, तो आपने बताना है जो मिश्र बंधुओं ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा है तो उसका क्या नाम है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला प्रश्न है 16वां, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है 17वां, तो यहाँ पर जन्मकाल के अनुसार भक्त कवियों को अनुक्रम में रखना है। तो जो यहाँ पर सही उत्तर होगा, तो वैसे तो यहाँ पर कोई भी सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि सभी अलग अलग उत्तर हैं। जो यहाँ पर सही उत्तर होना था तो वो होना था, सबसे पहले आना था सूरदास ने। सूरदास का समय माना जाता है 1478। उसके पश्चात आना था मीराबाई ने। मीराबाई का समय है 1516 के आसपास। उसके पश्चात आना था तुलसीदास ने। तुलसीदास का समय माना जाता है 1532 के आसपास। और जो सबसे अंत में आना था दादू दयाल ने, 1544 में इनका समय माना जाता है। पर यहाँ पर इस तरह का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आप मानना चाहो तो विकल्प नंबर बी को मान सकते हो। अगला प्रश्न है 18, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो ये है विकल्प नंबर सी, नामदेव की। अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। तो ये है हंस जवाहिर, विकल्प नंबर ए। कासिम शाह का संबंध सूफी प्रेम काव्य धारा से रहा है। अगला प्रश्न है 20, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विकल्प नंबर बी, रामानंद को। और रामानंद के 12 प्रसिद्ध शिष्य माने जाते हैं। उनमें जो सबसे प्रसिद्ध थे वे थे कबीर और रैदास। अगला प्रश्न है 21, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो यह है द्वैताद्वैतवाद से, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 22, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। तो जो ये दोहा है ये किस कवि का है? तो ये दोहा है रहीम का, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं विकल्प नंबर सी, कुलपति मिश्र। अगला है 24, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रेम सरोवर, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 25, खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है? तो ये है ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक। अगला है 26, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ये हैं सामंजस्यवादी कवि, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है 27, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? तो ये होगा विकल्प नंबर बी, ग्रंथि, आंसू, यामा और बेला। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 28, तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं थे। तो ये थे विकल्प नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। तो जो तार सप्तक में शामिल कवि थे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तार सप्तक का अर्थ होता है जो सबसे पहले प्रकाशित तार सप्तक हुआ था, अर्थात जो 1943 में प्रकाशित तार सप्तक हुआ था, तो उसमें निम्न में से कौन सा कवि शामिल नहीं था? तो जो यहाँ पर नहीं था वो था शमशेर बहादुर सिंह, क्योंकि जो शमशेर बहादुर सिंह थे ये थे दूसरे तार सप्तक के कवि, ना कि पहले के। तो जो इसमें शामिल कवि थे वे थे अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन और रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है 29, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है
ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। अगला है 30, हिंदी कविता संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं विकल्प नंबर ए देवीशंकर अवस्थी। अगला प्रश्न है 31, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी विकल्प नंबर ए अर्थात 1800 ईस्वी में। अगला है 32, प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? तो ये निकलता था आगरा से, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है? तो ये है विशाख, विकल्प नंबर ए। बाकी कामना, करुणालय और अजातशत्रु ये भी प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला प्रश्न है 34, धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक हैं। तो ये हैं विकल्प नंबर बी जगदीश चंद्र। जो जगदीश चंद्र जी हैं ये है दलित रचनाकार। अगला है 35, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो यह है फ्रांसीसी भाषा का शब्द, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 36, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। तो ये थे विकल्प नंबर सी बाबू तोताराम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो ये मिला था सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। तो ये है विषाद मठ, विकल्प नंबर डी। अगला है 39, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं। तो ये है विकल्प नंबर सी नामवर सिंह। अगला है 40, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था विकल्प नंबर बी त्रिलोचन शास्त्री ने। अगला है 41, प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो ये हैं विकल्प नंबर बी फणीश्वरनाथ रेणु। इन्हें आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर भी जाना जाता है। अगला है 42, आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? तो यह है विकल्प नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। अगला है 43, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। तो ये है शिकंजे का दर्द, विकल्प नंबर बी। तो दोस्तों एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, ना कि विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर 3 है अपने अपने पिंजरे, 43 का सी। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। तो ये होगा विकल्प नंबर बी हंसराज रहबर। बाकी अमृत राय, शिवरानी देवी, मदन गोपाल ये तीनों प्रेमचंद के जीवनीकार हैं। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर जीवनी लिखी हुई है। अगला प्रश्न है 45, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं। तो ये हैं केदारनाथ सिंह। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अक्सर यहाँ पर ऑप्शन में कई बार केदारनाथ अग्रवाल भी दिया जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वे केदारनाथ अग्रवाल पर टिक लगा देते हैं। पर जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से आत्मजयी के रचनाकार हैं। तो ये हैं कुंवर नारायण, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है 47, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरोज समृति को। और सरोज समृति इन्होंने 1935 में लिखी थी और ये लिखी थी इन्होंने अपनी पुत्री की याद में, जिसकी अति छोटी सी आयु में मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इन्हें ये गीत लिखना पड़ा था। अगला है 48, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में, विकल्प नंबर डी। और इस प्रगतिशील लेखक संघ की जो अध्यक्षता की थी ये की थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा।
अगला है 49, यात्री नाम से कविताएं लिखने वाले रचनाकार थे। तो ये थे नागार्जुन, विकल्प नंबर ए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 50, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। तो ये हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी वीडियो का समापन करते हैं। जल्द ही हम आपके समक्ष एक और नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।